लास्ट ईयर जो ट्वेल्थ मैथ्स का एग्ज़ाम था आपका, इंटीग्रेशन यानी चैप्टर 7 पार्ट 2 बुक का, उसकी जो वेटेज 11 मार्क्स की थी। ठीक है, एक एमसीक्यू था, एक ही एमसीक्यू था। चैप्टर 7 की बात कर रहा हूँ। एक 2 नंबर का था 2 मार्क, एक 3 मार्क और एक 5 मार्क। आप टोटल करें कितने हो गए? 11 मार्क्स। तो लास्ट ईयर चैप्टर 7 आपको 11 मार्क्स का आया था। दिस ईयर सेशन 2024-25 आपको भी इंटीग्रेशन 11 मार्क्स का ही आएगा। बट आप इस इंटीग्रेशन चैप्टर 7 को 11 मार्क्स का मत मानो। सर ये क्या बोल रहे हो? अभी आप 11 मार्क्स बता रहे थे, आप बोल रहे हो 11 मार्क्स मत मानो। अरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनो पहले। अगर आपका चैप्टर 7 एकदम परफेक्ट है तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 वो भी परफेक्ट है, क्योंकि चैप्टर 8 में और 9 में इंटीग्रेशन ही है। अगर चैप्टर 7 परफेक्ट नहीं है तो चैप्टर 8 और 9 में बहुत दिक्कत रहेगी आपको। सो माय डियर, आप इस चैप्टर नंबर 7 को 11 मार्क्स का ना समझें। अगर 11 का ये है तो डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी अगर आपको 7 मार्क्स का आया तो लगभग 14 हो गए। यहां पे आपका बन गया 25। बहुत कम भी माने तो 22 मार्क्स। तो 22 से लेकर 25 मार्क्स, 22 टू 25 मार्क्स चैप्टर 7 देता आपको। 11 मार्क्स का नहीं है ये, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बेसिक कर्व्स आपको आने चाहिए। उसके बाद जो करना है वो इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आती तो कैसे करोगे फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालोगे उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आपको इंटीग्रेशन करना नहीं आती है? कैसे सॉल्व करोगे आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को? सो माय डियर, डोंट थिंक कि चैप्टर 7 मैं छोड़ देता हूं, ये 7 मार्क्स का ही है तो मैं 8th और 9th कर लेता हूं। अरे भैया 8th 9th नहीं निकलता, चैप्टर 7 के बिना वो नहीं आएगा आपको। सो माय सजेशन माय डियर स्टूडेंट्स, जब से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है ट्वेल्थ वालों को, मैं एक ही बात बता रहा हूं। पार्ट 2 बुक से मैंने स्टार्ट किया है। चैप्टर 7 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल वीडियोस चैप्टर 7 की हर एक टॉपिक पे, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की डिटेल वीडियोस मैंने बना रखी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है इन 3 चैप्टर्स का तो डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है क्लिक करो और आप चैप्टर वाइज अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में चैप्टर 7 में से प्रीवियस ईयर जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए थे 11 मार्क्स के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको एनसीईआरटी पहले परफेक्ट करनी है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी आप खुद ही देख लो। लास्ट ईयर का पेपर है जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निकालने, और मैंने आपको दिखाया भी था कुछ दिन पहले। ठीक है, देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये 3 मार्क्स का था। अब मुझे बताओ कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? पार्शियल फ्रैक्शन, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। हो सकता है यहाँ 4 लिखा है तो वहां पे 5 लिखा हो, जहाँ कुछ और नंबर लिखा हो, लेकिन प्योरली एनसीईआरटी। तो मैं इसको अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन भी आपका रिवीजन हो जाएगा मेरे बच्चे। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स स्क्र एक्स स्क्र एक्स स्क्र हर जगह आपको एक्स स्क्र दिख रहा है। तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में सीखते हैं ऐसे में इन फंक्शंस को थोड़ी देर के लिए, जैसे एक्स स्क्र उसको थोड़ी देर के लिए कुछ और वेरिएबल कंसीडर कर लो वाई, उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। तो भी आपका जो फंक्शन है ये बन चुका है y+4 y+9। ठीक है, ये फंक्शन है। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेशन का रूल लास्ट में है। पहले तो आपने फंक्शन के फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो आपने एक्स स्क्वायर को y लिया और ये देखो लीनियर में चला गया। अब आप इसको कर सकते हो a अपॉन फर्स्ट लीनियर, b अपॉन सेकेंड लीनियर। उसके बाद आप एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बन जाएगा इस तरह से। आई होप आपने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा है। नहीं सीखा है तो भैया सीखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां देखो, वीडियोस डिटेल में बना रखी है। ठीक है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाती है। इसको इक्वेशन नहीं, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। इसकी लाइक टर्म को आप कंपेयर कर सकते हैं और साथ में इसमें y की कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आइडेंटिटी हमेशा रियल नंबर को सेटिस्फाई करती है। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे
पुट y इक्वल टू -4। तो जैसे आप y -4 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4 + 9, b वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, यहाँ से आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, -4/5। उसके बाद इसी फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू -9, तो आपके पास a का वैल्यू डिलीट हो जाएगा और b का वैल्यू निकल जाएगा। व्हाट इज y? y सर जी -9, तो आ गया -9, यहाँ आएगा -5 इसके डिवाइड में, तो b आ गया 9/5। तो b और a दोनों आपने निकाल लिए। अब आपने इसको इंटीग्रेशन में लेना है, लेकिन जैसे हमने इसको x² को y लिया तो आप y में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, x² को y लिया फॉर सम टाइम कि मैं अपनी कैलकुलेशन पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा इजी कर लूँ। मोस्टली क्या होता है, जिसे आप सब्स्टिट्यूट करते हो आफ्टर इंटीग्रेशन उसे रिप्लेस करते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इसमें आपने जिसे लेट किया है ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए आपने लेट किया x² को y। इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन से पहले रिप्लेसिंग करनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन जो है, आपका जो क्वेश्चन है, मानो इसको आपने i माना हुआ है, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और इसमें y की जगह x² लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है, a y की जगह वापस x² लिख देना है, ठीक है, प्लस फिर b यहाँ y की जगह लिखना है x² और साथ में क्या है 9। दैट्स ऑल। a और b आपने दोनों निकाल दिए, वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर रखिए, और यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बन गया जो हमने 4th एक्सरसाइज में आपको सिखाए, इनके प्रूफ मैंने अभी करवाए आपको, ठीक है। तो बताइए क्या है, a को मैं बाद में ही पुट करता हूँ, कांस्टेंट है, बाद में डालो, इसमें बार बार सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज फॉर्मूला, 1/x² प्लस a²? सर इट इज 1/a tan इनवर्स x/a। फिर दूसरा भी यही है, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस c। अब आप a और b को यहाँ पे पुट कीजिए, -4/5 है, -4/5। तो देख लिए भाई 3 मार्क्स का आया है, थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सब कुछ हो जाता है। 9/5, दैट्स ऑल। इसको आप कैंसिल वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है, 3 3 9, ये 2 करके। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके साथ एक चॉइस थी, वो भी मैंने यहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन वो इनडेफिनिट इंटीग्रल का था, ये डेफिनिट इंटीग्रल का दिया, ये मॉड वाले आ गए। तो इसमें आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए, नहीं आती तो प्लीज़ आप देखें, मैंने वीडियोस डिटेल में बना रखी हैं। यहाँ पे सेपरेट कर देंगे हम सभी मॉड, और इनको ब्रेक कैसे करते हैं यू मस्ट नो, वो करके दिखाता हूँ अभी। मेरे बच्चे, ये जो मॉड के अंदर बैठा हुआ है फैक्टर x-1, ये किस पे 0 है, 1 पे। तो 1 से पहले ये पॉजिटिव है नेगेटिव वही सोचना होता है, तो 1 से पहले ये नेगेटिव है, 1 के बाद ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारी लिमिट है 1 2 3, तो 1 से पीछे तो हम आए नहीं लिमिट में, तो इसलिए 1 और 3 के बीच में हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इसका मॉड हटा दो, मॉड का कोई मतलब नहीं है, 1 से आगे ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। 2 केस तब बनते हैं जब ये ब्रेक होती है लिमिट, इसमें होगी ब्रेक सेकेंड पार्ट में। देखो यहाँ है x-2, ये 2 पे न्यूट्रल है, x-2 2 पे न्यूट्रल मतलब 2 पे 0 है, तो 2 से पहले वो नेगेटिव है, 2 के बाद में पॉजिटिव है, कौन, जो अंदर फैक्टर बैठा हुआ है, तो इसलिए 2 से पहले वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 से लेकर 2 माइनस ऑफ x-2, ऐसे आप डायरेक्ट करें एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। और 2 से आगे वो पॉजिटिव है, तो इसलिए 2 से 3 दूसरी लिमिट हमारी ब्रेक हो गई, तो ये वाला पार्ट 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। इसके बाद मॉड x-3, x-3 3 पे ये न्यूट्रल है, 3 से आगे वो पॉजिटिव है, 3 से पीछे नेगेटिव है, तो 3 के आगे तो हम गए ही नहीं, हमारी लिमिट ही 3 तक है, 1 2 3, तो 3 के हम पीछे हैं, तो ये नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ x-3, 1 2 3। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन तो है ही, अब आपको इंटीग्रेशन करनी है, बाकी मॉड का ये कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको सिखा दिया। x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2 का इंटीग्रेशन 2x, ऐसे ही सबका आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, उसका लिमिट प्रोसीड करें, सिंप्लीफाई करें, एक नंबर आंसर आएगा। यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन 101% करें मेरे बच्चे, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, एग्जाम में इसी क्वेश्चन में माइनस में मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए कंप्लीट कैलकुलेशन करें और अपना आंसर बनाएं।
क्लियर है? यहाँ पर माइनस प्लस का बहुत ध्यान आपको रखना है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसका भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस लगा हुआ तो कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट सॉल्व करना है, राइट? चलिए 3 मार्क्स का था ये भी। इसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, और सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा फोर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा, यानी सेकंड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया, प्योरली सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। उसके बाद ये टाइप बन जाएगी कोई। तो यहाँ पर आपने क्या करना है मेरे बच्चे, डिवाइड में देखो हर जगह कॉस कॉस कॉस, साइन साइन साइन, मतलब 2 ही रेशियोज है, लेकिन जो डिवाइड में वो साइन स्केयर है। अब साइन स्केयर को तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्केयर। अब इसमें क्या हुआ, सारी टर्म कॉस में हो गई, सारी टर्म कॉस में हो गई, एक साइन बच गया बेचारा, तो यहां सब्स्टिट्यूशन लग रही है। आप पुट करेंगे cos x इज इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूशन आपको सिखा रखी है, देन यू कैन डू sin x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो आपका क्वेश्चन बन गया 3 cos x की जगह आप t लिखेंगे, -2 sin x की जगह माइनस डी टी लिखेंगे, 5 माइनस कॉस की जगह आप t लिखेंगे, 4 कॉस की जगह t लिखेंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करें, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। एक्सरसाइज 7.4 मैंने आपको पढ़ाया है, आप उसमें वो लेक्चर को देख सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। इट इज़ 2 माइनस 3t हो जाएगा, 2 माइनस 3t, डिवाइड में टोटल बन जाएगा टी स्केयर माइनस 4t, टी स्केयर माइनस 4t एंड माइनस प्लस 4। क्लियर है? नीचे परफेक्ट आइडेंटिटी भी बनी है, बट इसको आप इस तरह से इंटीग्रेट करें, t माइनस 2 माइनस 3t को आप पुट करें ए, डेरिवेटिव जो डिवाइड में है, ठीक है, फोर्थ एक्सरसाइज में सीखते हो, प्लस कांस्टेंट 2 माइनस 3t ए, इसका डेरिवेटिव 2t माइनस 4 आ गया, एंड प्लस बी, दोनों को कंपेयर करें, -3 टी के कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, टी के साथ है -3, यहाँ पे टी के साथ है 2a, तो a का वैल्यू आपको मिला -3/2। इस तरह से आप कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म आपकी -4a प्लस बी, ए क्योंकि हमने निकाल लिया है यहाँ आप पुट कर सकते हैं, प्लस बी, थोड़ी कैलकुलेशन करें, 2 इट इज़ 2, यहाँ पर हो गया +6 प्लस बी, बी आपके पास आ गया -4। तो ए और बी आ गया, फिर आप इसमें करेंगे सब्स्टिट्यूट, ए 2t माइनस 4 प्लस बी, ये किसकी जगह लिखा मैंने, इस लीनियर की जगह, ठीक है, देखो ये लीनियर की जगह ये लिख दी, डिवाइड में इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है। अब इसका आपने एलसीएम सेपरेट कर लेना है, ए साइड में हो जाएगा, ऊपर चलेगा 2t माइनस 4, डिवाइड में है टी स्केयर माइनस 4t प्लस 4 डी टी। ए क्वेश्चन, बी को सेपरेट रखना है, डिवाइड में जाएगा। आई होप इसके आगे आप कर सकते हैं। ये प्योरली सब्स्टिट्यूशन में चला गया है, 1/, इसको आप log t लिख लेंगे, log ऑफ दिस, ठीक है, और फिर रिप्लेस करना ना बोले, t को आपको रिप्लेस करना है, t आपका कौन है, आपका t है cos x, बाद में ट्रिग्नोमेट्री में जाएगा। इसको आप कंप्लीटिंग स्केयर करें, ऑलरेडी ये परफेक्ट है, t -2 का होल स्केयर है, उसको ऊपर ले जाए, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, ये हो गए 5 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। रूट के अंदर जो फैक्टर है, बाहर एक्स, दोनों की डिग्री सेम है, दोनों लीनियर है, तो अगर क्वाड्रेटिक भी हो तो इसका रूल क्या है, जो रूट के अंदर है वही बाहर बनाने की कोशिश करनी होती है, लेकिन कई बार बनाते वक्त कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो एक फंडा सिंपल सा है, जो रूट के अंदर है इसको आप सिंगल टर्म कुछ भी पुट कर दीजिए, यानी टी डाल दीजिए, तो सब्स्टिट्यूशन है, पुट 1 + 2x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करें 2 dt/dx, यहाँ से आपके पास dx मिला dt/2। अब देखें आपका क्वेश्चन, x की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है x की, जो आएगी आपकी t - 1/2, तो x की वैल्यू t - 1/2, और रूट के अंदर आपका t हो जाएगा dx से dt/2। अब आप बड़े मज़े से, ये 2 2 4 बाहर हो गया, रूट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो t के साथ, तो देखो ये रूट है पावर 1/2 और ये t है पावर 1 के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, और यहाँ पे 1 के साथ करेंगे रूट आ जाएगा, इसको 1/2 लिख सकते हो।
अब इसको बेसिक सा फॉर्मूला लगा दें, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, दोनों को वही लगना है, फिर बाद में टी को रिप्लेस कर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो बच्चे सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है तो फालतू कुछ मत करो, अगर एनसीईआरटी परफेक्ट है तो फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर करो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर करो फिर, और कुछ नहीं करना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। उसका 1 नंबर का जो आया था, अच्छा इसके साथ चॉइस थी, ये भी 2 नंबर का, इसके साथ ये चॉइस थी, तो ये डेफिनेट, देखो एक इनडेफिनेट दूसरा डेफिनेट, दोनों में चॉइस बना देता है, तो ये है, ये भी सब्स्टिट्यूशन का प्योरली, ये भी आपका 7.2 का ही है, बस उसने लिमिट्स लगा दी हैं, तो लिमिट्स की कोई दिक्कत नहीं, सब्स्टिट्यूशन लगाई तो लिमिट्स को चेंज कर लेना। रूट एक्स को टी डाल दिया, इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स डी टी बाई डी एक्स, तुमने यहाँ से डी एक्स बाई रूट एक्स बना लेना है, जो बनेगा 2 डी टी। अब आप लिमिट्स को चेंज कर लें प्लीज़। देखो जब आपका एक्स ज़ीरो है, यानी ये लोअर लिमिट, ये एक्स की वैल्यू इस टाइम पे, जब आपका एक्स ज़ीरो है तो उस टाइम पे टी कितना है, यहाँ ज़ीरो डाला तो टी भी उस टाइम पे ज़ीरो है, तो लोअर लिमिट सेम रही। अब यहाँ अपर लिमिट में देखो पाई पे स्केयर है, इसका थोड़ा ध्यान रखना आपने, जब आपकी अपर लिमिट है ये, तो उस टाइम पे टी कितना है, तो आपने क्या करना है, देखो ये ना रूट एक्स, एक्स की जगह आपको लिखना है पाई स्केयर बाई 4, तभी तो टी निकलेगा। देखो पाई और 4 ये दोनों परफेक्ट है, ऊपर पाई बचा, ये 2 बचा, तो पाई बाई 2 हो जाएगा ये, तो 0 से पाई बाई 2 आपके पास आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस वो लिमिट जो दे रही है ना, पाई स्केयर, पाई पे स्केयर डाल दिया, बस बच्चा वहीं से परेशान हो जाए, परेशान नहीं होना बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 0 से पाई बाई 2, और ये बन गया साइन टी, साइन टी, और डी एक्स बाई रूट एक्स आपका 2 डी टी हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और 0 से पाई बाई 2, माइनस को बाहर ले गए, इट इज़ बेटर माइनस बाहर ही रखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, अपर लिमिट में डालेंगे कॉस 90 0 होता है, लोअर लिमिट डालेंगे 0, कॉस 0 1 होता है, तो टोटल आंसर आपका 2 बन गया, दैट्स ऑल। अच्छा एक और है MCQ 1 मार्क का, अच्छा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इवन ऑड वाली जो प्रॉपर्टी है वो लग रही है इसमें, कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और माइनस का चेंज आ जाता है फंक्शन में, तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ की हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी इवन ऑड वाली भी है, तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये ऑड फंक्शन है, कॉस क्यूब एक्स, अब यहाँ कन्फ्यूजन बच्चों को क्या होगी, इसकी पावर 3 है ना, तो बच्चा सोचेगा ये ऑड फंक्शन, नो नो नो, पावर को देख के ऑड नहीं होता यहाँ पर, ये इवन ऑड वो नंबर नहीं है 1 2 3 वाले, यहाँ पर फंक्शंस की बात हो रही है। कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है, क्यों, देखो कॉस में जब मैं माइनस डालूंगा, एक्स की जगह माइनस रखूंगा, तो कॉस माइनस को खा जाता है, तो यहाँ पर आपका सिंपली कॉस एक्स आता है, तो ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करता है, ठीक है। ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन, तो ये बचे ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है, तो जब भी ऑड और इवन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर जो टोटल फंक्शन बनेगा वो ऑड ही होता है, ऑड और इवन मल्टीप्लाई में आ जाए तो टोटल जो है वो जो भी फंक्शन बन रहा है प्रोडक्ट, दैट इज ऑड फंक्शन, क्योंकि ऑड फंक्शन है, ठीक है। उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और लिमिट है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी दोनों लिमिट सेम है, लोअर लिमिट माइनस की है, तो ये प्रॉपर्टी है कि जब भी ऐसा ऑड फंक्शन है उसके आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जब माइनस ए से ए, तो उसका आंसर 0 होता है, तो ये MCQ होता है, तो इसका आंसर आपका 0 बैठेगा। प्रॉपर्टी की नॉलेज होनी चाहिए मेरे बच्चे। ये थे आपके लास्ट ईयर के इंटीग्रेशन चैप्टर 7 के क्वेश्चंस, ठीक है। मैं फिर सजेशन आपको देता हूँ, चैप्टर 7 के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, चैप्टर 7 ही आपको उठाएगा, आपकी परसेंटेज बढ़ाएगा, मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स चैप्टर 7 की वजह से ही आएंगे, क्योंकि इस पर 3 चैप्टर डिपेंड करते हैं, एक खुद ये 11 मार्क्स का, एक डिफरेंशियल इक्वेशन और एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो प्लीज़ चैप्टर 7 को परफेक्ट करो, मैं आपके साथ हूँ, जो भी आपको डाउट प्रॉब्लम आती है वो आप मेरे साथ शेयर करो, मुझे कमेंट करो, मैं उसी पे आपकी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड